वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो यह कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है। यही आपको सिद्ध करना है। हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा त्रिभुज रहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं। अब मान लो एक भुजा के समानांतर है तो इस रेखा को एक भुजा के समांतर मान लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो इसको आप ए मान लो, बी, सी, डी और ई। तो पहले हमें दिया क्या सब है? हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी समानांतर डी के है, जो एबी को डी और एसी को ई पे प्रतिच्छेद करती है। एबी को डी बिंदु पर तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यह करना है कि बराबर अनुपात में बांटती है। इसका मतलब एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा इसी होना चाहिए। तो सिद्ध करना है एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा इसी के। ओके, इसी के। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि क्या डायरेक्टली इसको देखते हुए यह सिद्ध हो जाएगा क्या? अब हमें क्या करना होगा, तो कुछ रचना करना पड़ेगा। कैसे? तो अब एक चीज करो, अब बी से ई को मिला लो और सी से डी को मिला लो। ओके, अब यहां पे इस पे एक लंब बना लो और यहां इस पे एक लंब खींच लो। हमने रचना क्या सब किया? अब यहां पे रचना में लिख लो डी से इसको आप क्या करो, तो एन एम मान सकते हो। इसको एन मान लो और इसको एम मान लो। डी से एसी पर डीएम तथा ई से एबी पर ईएन, ई से एबी पर ईएन लंब डाला गया तथा हमने क्या किया, तो बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। हम लोग कह सकते हैं बीई तथा डीसी को मिलाया। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रमाण की ओर। अब कैसे सिद्ध होगा? चूंकि आपको यह पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल
अब समझो पहले, अगर हम ADE का क्षेत्रफल पता करते हैं, फिगर में आ जाओ, ये रहा आपका A, D और E, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 और आधार क्या है? AD है, और ऊंचाई क्या है? EN है। इसको अगर हम लिखें यहां पे 1/2 गुने AD और गुने EN, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बट्टा 1/2 और DBE, अगर DBE की बात करें तो इसका आधार क्या है? DB है, और ऊंचाई क्या है? EN है। तो इसको आप लिख सकते हो DB और गुने EN। अब EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, यहां से आपको मिल गया AD और बट्टा DB। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ऐसे ही आप यहां पे लिख सकते हो ADE का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बच्चा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब देखो कि ADE का क्षेत्रफल पता करो, ADE, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2। अब मान लो कि आधार AE आ गया और ऊंचाई DM आ गया, इट मींस यहां पे 1/2 गुने AE और गुने DM बच्चा। अब ECD का क्षेत्रफल देखो, E, C और D, यहां पे हम लोग कह सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका मतलब 1/2 गुने AC और गुने DM, 1/2 गुने AC और गुने DM। अब देखो कि 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, यहां से आपको मिल गया AE और बट्टा EC। इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब हमें यह पता है प्रमेय से कि दो त्रिभुज अगर समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच हो तो उस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके? तो ECD के क्षेत्रफल का। DBE और ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों हुआ ऐसा, तो हम आपको इसके लिए प्रमेय बता चुके हैं कि दो त्रिभुज अगर समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। यहां पे देखो D समांतर BC के है, तो दोनों सेम समानांतर रेखाओं के बीच आ गया, और इसमें भी D और इस ट्रायंगल में भी D, तो दोनों त्रिभुज में D है। तो हम लोग इसके कारण में लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज ECD एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं D और एक D है और दूसरा क्या है, तो DE और BC के बीच है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, अगर DBE का क्षेत्रफल ECD के क्षेत्रफल के बराबर हो गया तो इसका मतलब ECD के जगह पे DBE लिख सकते हो। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा DBE का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल।
तो यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, AD बट्टा DB बराबर हो गया किसके, तो AE बट्टा EC के, AE बट्टा EC के। और यही तो आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है। मान लो एक राजमार्ग ये रहा और यहां पे दो स्थान है, एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है। कहा गया कि 100 मीटर की दूरी पे है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मान लो एक कार जो है वो A से, मतलब यहां से, और दूसरा कार जो है वो यहां से चलना प्रारंभ करती है। अब कहा गया क्वेश्चन में कि जब दोनों समान दिशा में चलती है तब एक दूसरे को 5 घंटा में पार करती है, परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसकी चाल को आप मान लो x किलोमीटर पर आवर और इसके चाल को मान लो y किलोमीटर पर आवर। माना कि A की चाल, इसको आप x किलोमीटर पर आवर मान लो, B की चाल, इसको आप y किलोमीटर पर आवर मान लो। अब एक बात सदैव याद रखना आप कि जब समान दिशा में दो कारें चलेगी तो दोनों का चाल जुट जाएगा, और जब समान दिशा में चलेगी तब दोनों का चाल घट जाएगा, और जब विपरीत दिशा में चलेगी तब दोनों का चाल जुट जाएगा। इसका मतलब यहां से आप डायरेक्ट लिख लो, एक ही दिशा में अपेक्षित चाल क्या हो जाता है। अगर हम अपेक्षित चाल की बात करें तो यह आ जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और विपरीत दिशा अगर हो तो, अगर विपरीत दिशा में सापेक्षित चाल कितना आ जाएगा, ये x प्लस वाई आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें यह पता है कि चाल बराबर, अगर हमें यह पता है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया कि जब दोनों समान दिशा में चलती हैं तब एक दूसरे को 5 घंटा में पार करती है। तो समान दिशा में चलेगी तो दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर, बट्टा चाल क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगेगा, तो 5 घंटा का लगेगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 5 के, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20। इसको आप मान लो समीकरण 1। और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो दूरी कितना रहेगा, दूरी तो उतना ही रहेगा 100 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब तब मिलने में कितना समय लगेगा, एक घंटा है तो 1 कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से आपको आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस वाई 20 के बराबर है और x जोड़ y 100 के बराबर है। यह कट जाएगा, तो यहां से 2x बराबर हो जाएगा किसके, तो 120 के, या x बराबर कितना आ जाएगा, 120 बट्टा 2 मतलब 60 के। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में एक में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
अगर 2 में रखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई 100 के बराबर है। इसका मतलब 60 जोड़ y ये 100 के बराबर हो जाएगा, या y बराबर कितना होगा, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 बराबर कितना, तो 40। तो y आपको आ गया 40। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो x और y का स्पीड पूछा गया था। तो हम लोग x और y पता चल गया, तो एक ही चाल कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि उसको हमने x माना था। अतः एक ही चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b की चाल ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब यहां पे देखो आप, हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस रहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 75 मीटर हो गई। ओके, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब मान लो कि यह समुद्र रहा, नीचे समुद्र है। अब 2 जहाज दिखाई पड़ रहा है, तो एक मान लो कि एक का कोण कितना है, 45 डिग्री, और दूसरे का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री आ गया। कैसे बना होगा, आपको पता है कि अवनमन कोण यहां बना होगा, इससे इसका एंगल अगर 30 का होगा तो यहां 30 बन गया, और यहां से इसका एंगल 45 डिग्री का होगा तो यह कितना बन गया, 45 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब इसको क्या करो, ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, और इस पॉइंट को डी मान लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, मान लो एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया, 2 जहाज के बीच की दूरी पूछी गई, मतलब CD आपसे पूछा गया। बातें समझ में आ गई। हम लोग यहां पे देखो, जो सब गिवन डेटा है उसको लिख लो। AB हमको पता है, AB क्या हुआ, तो लाइट हाउस की ऊंचाई, और ये कितनी दी गई है, 75 मीटर। ओके, अब 2 जहाज है, तो एक को बिंदु C मान लो और एक को बिंदु D मान लो। 2 जहाज कितना आ गया, C और D है, C और D बिंदु पे है, या डायरेक्ट C और D है। अब आप एक बार करो, त्रिभुज ABC को ले लो, ABC, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो त्रिभुज ABC में अगर हम ABC की बात करें तो हमें यह पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार। तो लंब के जगह पे क्या है, AB, और आधार के जगह पे क्या है, AC। अब आपको यह पता होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। AB कितना है, 75, तो 75 आ गया, और बट्टा AC, या आप इसको लिख सकते हो AC बराबर 75। AC कितना आ गया, ये आपको 75, और यूनिट क्या है, तो यूनिट आपको दिया गया है मीटर, तो AC आ गया आपको 75 मीटर। ओके, अब आ जाओ त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में अगर हम ABD की बात करें तो यह भी एक समकोण त्रिभुज है। यहां से हम लोग कह सकते हैं tan 30 डिग्री, यह बराबर किसके आ गया, P/B, और यहां पे परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब कहेंगे वो AB है।
अब बट्टा क्या आ जाएगा, एडी, क्योंकि एडी इसका क्या है, आधार है, लंब बट्टा आधार। हमें यह पता है कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। एबी कितना दिया गया, 75 मीटर का। अब एक बात जरा सा हमको बताओ कि एडी है, अगर इसको हम AC अब प्लस CD लिखे तो आपको कोई समस्या, क्योंकि AC और CD के मिलने से ही AD बना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 75 अब बट्टा, आपने AC का मान कितना निकाला, यह आ गया आपको 75, और जोड़ कितना आ जाएगा, CD तो आपको नहीं पता है, तो CD को CD ही रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अब प्लस CD, और ये बराबर हो जाएगा 75√3 के। इससे इसको गुना करने पे √3 आ जाएगा। तो यहां से CD किसके बराबर आ गया, तो CD आपको आ गया 75√3 और -75 के। आप चाहो तो यहां से CD बराबर लिख सकते हो, 75 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों के पास है, तो √3 और -1, या 75। अब √3 का मान आपको याद होगा कितना होता है, 1.732, 1.732 -1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 75 गुने 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732। अब आप 0.732 को 75 से गुना कर लो, 0.732 गुना 75, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 कैरी 1, 7 5 35 1 36, 7 दूना 14 का 4 कैरी 1, 7 तिया 1 5 का 2 हाथ में 2, 7 7 49 और 2 51, 0 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 3 1 4 और 5, 3 नंबर के बाद पॉइंट। यहां से कितना आ गया, यह आपको आ गया 54.9 मीटर। अब देखो कि CD क्या है, दो जहाज के बीच की दूरी है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोग कह सकते हैं अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, तो यह हमें मिल गया कितना, 54.9 मीटर। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि cos A माइनस साइन A जोड़ 1 बट्टा cos A जोड़ साइन A माइनस 1 बराबर cosec A और प्लस cot A। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS इक्वल टू दिया गया है cos A माइनस साइन A जोड़ 1 बट्टा cos A जोड़ साइन A माइनस 1। अब एक चीज करो आप, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos A। अब जोड़ और घटाव में है तो इसको इस तरफ अगर ऑर्डर चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos A जोड़ 1 माइनस साइन A। बच्चा cos A, यहां से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन A। ओके, इसको आप यहां से लिख सकते हो cos A प्लस 1 माइनस साइन A। बच्चा cos A माइनस 1 माइनस साइन A। अब क्या करो, आप गुना कर लो, जैसे आप हर का परिमेयकरण करते थे वैसे ही कर लो। यहां पे जोड़ दिख रहा है तो यहां पे घटाव दिख रहा है तो जोड़ से ऊपर नीचे गुना कर लो, cos A जोड़ 1 प्लस साइन A, 1 माइनस साइन A है, बट्टा cos A
जोड़ 1 माइनस साइन ए। अब यहां पे देखो a प्लस बी, यहां पे भी a प्लस बी सेम कंटेंट दिख रहा है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। इसको आप लिख सकते हो cos a प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चा। यहां पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, यहां से क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और जो 2ab होना चाहिए, 2 गुने ए के जगह पे कॉस ए और बी के जगह पे 1 माइनस साइन ए। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और बट्टा कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां से आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए जोड़, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब समझने की कोशिश करो। अब एक चीज देखो कि कॉस स्क्वायर ए और जो साइन स्क्वायर ए, हमें फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है और यहां भी 1 दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 और 1 को जोड़ करके 2 लिख लें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच गया, तो माइनस 2 साइन ए और जोड़ 2 कॉस ए गुने 1 माइनस साइन ए और बट्टा, यहां पे आप देखो यहां कॉस स्क्वायर ए है और इसके जगह पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो माइनस 1 प्लस 2 साइन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर आप कॉमन लेते हो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए और ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस ए और 1 माइनस साइन ए बट्टा, यहां देखो आप 1 से 1 कट जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
और प्लस कितना आ जाएगा 2 साइन ए। अब यहां से देखो कि 1 माइनस साइन ए इसके पास भी, 1 माइनस साइन ए इसके पास भी, कॉमन ले लो। 1 माइनस साइन ए को हमने कॉमन ले लिया, इसके पास कितना बच गया 2, और इसके पास कितना बच गया, तो 2 कॉस ए, और बट्टा यहां पे तो कॉमन ले सकते हो क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर ए और यहां पे साइन ए, तो हम लोग 2 साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन ए को कॉमन ले लो, 1 माइनस ये 1 आ जाएगा और ये माइनस कितना आ जाएगा साइन ए। अब एक चीज गौर से देखो, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, और यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 गुने 1 प्लस कॉस ए बट्टा 2 साइन ए। अब 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया ये 1 प्लस कॉस ए और बट्टा साइन ए, या आप इसको लिख सकते हो 1 बट्टा साइन ए अजोड़ कॉस ए बट्टा साइन ए। 1 बट्टा साइन ए मतलब कॉसेक ए, कॉस ए बट्टा साइन ए मतलब कॉट ए, और ये देखो RHS के इक्वल आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, तो कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए, यहां से कितना आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब कैसे करेंगे रचना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रचना का चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण, अब कैसे रचना करेंगे यहां पे सीखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लेते हैं। एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, ये मान लो आपका BC रहा, और ये आ गया कितना का 6 सेंटीमीटर का। सपोज करो कि ये 6 सेंटीमीटर का है और इसको आप BC मान लो। अब क्या करना है आपको, B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक चाप काटो। ओके, हमने क्या किया, B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेते हुए एक चाप काटते हैं। तो यहां पे मान लो कि यह चाप यहां पे आएगा, और C को अब एक बार क्या करो, जैसे ही आपने B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक चाप काटा, ऐसे ही आप C को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटो। सपोज करो कि यहां पे आएगा। अब इस दोनों को मिला लो, B से C को, और इस बिंदु का नाम आप A रख लो। तो A से B को मिला लिया और B से C को मिला लिया। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हमने B को केंद्र मानकर मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। फिर क्या किया हमने, स्टेप नंबर 3 में C को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप काटा।
अब एक बात बताओ कि दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पे मिला उसको हमने ए मान लिया। स्टेप नंबर 4 में आप लिख लो ए बी और ए सी को मिलाया। ओके, अब ए बी और ए सी को मिलाने पे आपको त्रिभुज एबीसी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। अब आप क्या करो कि बीसी के नीचे एक न्यून कोण सीबीएक्स खींच लो। हम लोग मान लेते हैं ये एक, इसको आप मान लो, इसको आप एक्स मान लो। 5 नंबर स्टेप में आप लिख लो बीसी के नीचे एक न्यून कोण CBX बनाया। अब आप क्या करो कि BX पे 3 बिंदु अंकित कर लो। एक बिंदु इसको मान लिए, एक बिंदु इसको मान लिए और एक बिंदु इसको मान लिए। इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो और इसको B3 मान लो। लेकिन याद रखना कि ये तीनों बिंदु सदैव समान दूरी पे होनी चाहिए। तो हम लोग 5 नंबर पॉइंट में कह सकते, 6 नंबर पॉइंट में कि BX के साथ 3 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार खींचा कि B1 B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। अब आप क्या करो B3 से C को मिला लो। ओके, इसके बाद अब B2 से अब B2D पैरेलल B3C खींच लो। ये इसके पैरेलल आ गया। ओके, अब इसको आप नाम रख लो, इसका नाम D। ओके, अब आप क्या करो D से AC के समानांतर एक लाइन खींचो। ये आ गया। अब इसको आप E मान लो। हम लोग यहां से कह सकते हैं साथ में B3C को मिलाया। 8 में B2 से हमने क्या खींचा, तो B2D समानांतर B3C। खींचा। नाइन नंबर स्टेप में हमने क्या किया, D से हमने ED समानांतर AC खींचा जो BA को E बिंदु पर मिलती है। तो यहां से आप लिख लो D से ED समांतर AC जो BA को E पर मिलती है। इस तरीके से हमें देखो यहां पे कि त्रिभुज EBD मिल गया जो कि त्रिभुज ABC का 2/3 गुना होगा। हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज EBD बराबर हो गया 2/3 गुने
या आप यहां पे कह सकते हो कि त्रिभुज एबीडी जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाएं की 2/3 होगी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करो। अगर आपको फिगर बन गया तो समझो कि आधा क्वेश्चन बन गया। क्या कहा गया कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, कोई बात नहीं, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मान लो ये एक अर्धगोला है, मान लेते कि अर्धगोला रहा। ओके, अब क्या कहा गया कि अर्धगोला के ऊपर में एक शंकु है, इसका मतलब इस तरह का एक निर्माण होगा। अब अर्धगोला के ऊपर आपको एक शंकु दिखाई दे रहा है। ओके, क्या कहा गया कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है? यह हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। यह शंकु की ऊंचाई हो गई। ओके, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसका मतलब अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखो कि यह पूरी ऊंचाई आपको दी गई है, कितना? यह दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि अगर यह ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो हमें यह पता है कि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ऊंचाई होती है। इसका मतलब अगर त्रिज्या इसका 3.5 है तो अर्धगोले का ऊंचाई भी 3.5 हो जाएगा। और 15 में से आप 3.5 को अगर माइनस करते हो 15.5 में से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा ऊंचाई 12। हमको इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई? 12 मिल गई। यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि शंकु के ऊंचाई को आप h मान लो। माना कि शंकु की ऊंचाई बराबर h, इसको h मान लेंगे तो h कितना आ जाएगा? अभी कैसे पता किए? तो 15.5 में 3.5 को घटा लो, यहां से आपको 12 आ गया, तो 12 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पे क्या करना है? तिरछी ऊंचाई प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त होगा तिरछी ऊंचाई? हमें यह पता है कि तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस r²। इसका मतलब √h² कहने पे ऊंचाई कितनी है? तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। त्रिज्या कितना है? 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग करने पे 144 आएगा। 35 35 1225, इसका मतलब 12.25 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 6, 4 1 5, 156.25। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि 12.5 को अगर 12.5 से गुना करेंगे तो आपको 156.25 आ जाएगा। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा गया तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? तो खिलौने का। तो अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा? अब देखो कि अगर अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लें तो हमें खिलौना का प्राप्त हो जाएगा। अब हमें यह पता है कि अर्धगोले का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलोगे सर 2πr² होता है।
और शंकु का पाई आर एल होता है। अब दोनों को जोड़ दो। यहां से देखो कि पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लो। इसके पास कितना बचेगा, 2r बचेगा, और इसके पास कितना बचेगा, पाई आर कॉमन लिए तो l बच जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, पाई के जगह पे 22/7, त्रिज्या कितना है तो 3.5, 2r कहने का मतलब 2 गुने 3.5, तिरछी ऊंचाई कितना प्राप्त किए हो 12.5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से आ जाएगा 7 कम 7, 7 पचे 35, 0.5, 0.5 से 22 को गुना करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और 3.5 से 2 को गुना करेंगे 7 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 12.5। यहां से आपको आ जाएगा 11 अगुने 12 7 19.5। अब गुना कर लो, 11 पचे 55 का 5, कैरी 5, 11 में 99 और 5 104 का 4, हाथ में 10, 11 कम 11 और 10 कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक ज्ञात कर लो। सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि बहुलक वर्ग क्या होगा। हमें यह जानकारी है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग बनता है। तो छात्रों की संख्या ही बारंबारता हो गई। किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये 12 दिख रहा है। इसका मतलब अगर 12 बारंबारता सबसे ज्यादा है तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 से 60 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा तो 40 से 60। क्यों हुआ ये हम आपको बता चुके हैं। अब जैसे ही बहुलक मिल गया तो आपको सारा डेटा यहां से मिल जाएगा। तो पहले हम लोग को एल मिलता है। एल कहने का मतलब लोअर लिमिट मॉडल क्लास का, ये कितना आ जाएगा 40 के बराबर। इसके बाद F1, F1 कहने का मतलब बहुलक वर्ग का बारंबारता, ये कितना है 12 के बराबर है। इसके बाद F0, तो F0 कहने का मतलब इससे ठीक पहले वाला बारंबारता, ये कितना है 10 है, तो ये 10 आ गया। इसके बाद F2, F2 किसको कहते हैं तो ठीक बाद वाला बारंबारता, ठीक बाद वाला बारंबारता कितना है 6 दिखाई पड़ रहा है, यहां पे 6 आ गया। और इसके बाद H, H कितना आ गया तो H अंतर होता है 60 माइनस 40 करने पे ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करो। बहुलक बराबर L जोड़ F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। किसी किसी बुक में आपको I भी दिखाई पड़ेगा, गुने I भी लिख सकते हो या गुने H भी लिख सकते हो। L के जगह पे कितना आ जाएगा 40 और F1 कितना है तो 12 और F0 कितना है तो 10, 2F1 इसका मतलब 2 गुने 12, F0 10, F2 6, H कितना है तो 20। सॉल्व कर लो। 40 अजोर 12 माइनस 10 2, 12 गुने 2 24 और 10 माइनस 6 10 और 6 कितना आ गया 16 और गुने कितना आ जाएगा 20। इसको आप लिख सकते हो 40 और जोड़ 2 बट्टा 24 माइनस 16 करेंगे 8 आ जाएगा और गुने 20, 4 दूना 8, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 से 2 को काट दो, यहां से कितना आ गया 40 अजोर 5 कम 5, 40 और 5 कितना आ गया तो 45। तो आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक आपको 45 के बराबर आ गया। इस तरह से ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।